my last French lesson. Now he is doing what? He is regretting for not paying attention towards the opportunity that he was getting. तो आप यहाँ पर देखोगे कि वो किस तरीके से एक रिग्रेट शो करेगा कि he had always wasted his time rather than ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी ही यूज टू प्रोक्रेस्टिनेट. तो बहुत सारी थीम्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी. कौन कौन सी थीम है? एक तो ये है कि हर इंसान को अपनी लैंग्वेज को सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट ओनली अबाउट द स्पोकन थिंग, इट इज योर आइडेंटिटी, योर कल्चर, योर हेरिटेज, एवरीथिंग, राइट. सेकेंड इज यहाँ पर इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमें अपनी मदर टंग के साथ एक लगाव, एक प्यार होना चाहिए, बिकॉज इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, इट इंस्टिल्स यूनिटी इन देम. एंड थर्ड चीज इसमें ये बताई गई है कि नेवर एवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन को सीरियस लीजिए, अपॉर्चुनिटीज को सीरियस लीजिए. तो ये सारी चीजें यहाँ इस चैप्टर में बताई गई हैं. तो यहाँ पर अब जैसे उसे पता चलता है दैट इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, सो ही इज रिग्रेटिंग एंड सेइंग दैट माई लास्ट फ्रेंच लेसन. Why? He's questioning कि why, क्यों ऐसा है, लास्ट डे क्यों है. I hardly knew how to write, and then he is admitting the fact कि उसको तो अभी ढंग से फ्रेंच लैंग्वेज को लिखना भी नहीं आता. I should never learn anymore. I must stop there and then. Now he says क्या मैं आज के बाद अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाऊंगा? क्या आज के बाद ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज हमें नहीं सिखाई जाएगी? Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. यहाँ पर क्या बताया है कि किस तरीके से वो अपने टाइम को वेस्ट करते थे. कैसे वेस्ट करते थे? rather than going regular to the school or reaching school on time, what he used to do, he used to pass his time. तो क्या करते थे वो कि बर्ड्स के एग्स को देखने चले जाते थे, या फिर जो उनके वहां पर रिवर है सार, उसके आसपास वो सार नदी के पास में सैर करने निकल जाते थे, वहां टाइम पास करने निकल जाते थे. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. बहुत अच्छी लाइन यहां बताई गई है, एक बार इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो वो यहां पर क्या बोलते हैं? यहां पर बोलते हैं कि मेरी वो बुक्स, वेट अ मिनट, यहां पर वो क्या बोलते हैं कि मेरी बुक्स जो थी, जो आज तक मुझे न्यूसेंस लगती थी थोड़े टाइम पहले तक, अब मुझे उस पर रिग्रेट हो रहा है कि मुझे अपनी बुक्स न्यूसेंस क्यों लगती थी. यहाँ न्यूसेंस का मतलब क्या है? देखो बुक्स क्या होती है? बुक्स आर द सिंबोलिज्म ऑफ डिसिप्लिन. कैसे? कि आप स्कूल में जाओगे और स्कूल पे टाइम पे पहुंचोगे, पढ़कर घर वापस टाइम पे आओगे, ठीक है. तो बुक्स आर द सिंबोलिज्म ऑफ डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग, राइट. तो उसको डिसिप्लिन तो पसंद था नहीं फ्रांस को. अगर डिसिप्लिन पसंद होता सो ही वुड नेवर स्टार्ट हिज मॉर्निंग वेरी लेट. जैसे कि हमने ओपनिंग लाइन में ही पढ़ा था कि उसने दिन की शुरुआत काफी लेट की थी और वो काफी लेट हो गया था स्कूल पहुंचने के लिए. एंड फ्रांस वॉज इन अ हैबिट टू गेट लेट टू द स्कूल. एंड यहां पर वो यही बोल रहा है कि जो बुक्स हैं वो उसे न्यूसेंस लगती थी. सो हैवी टू कैरी, ही नेवर लाइक देम टू कैरी टू स्कूल. मतलब उसे बिल्कुल अपनी बुक्स को स्कूल ले जाना पसंद नहीं था. ही यूज्ड टू कंसीडर द बुक्स एज अ बर्डनसम. माई ग्रामर, जिसके रूल्स उसे कभी याद नहीं होते थे. फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपल्स, जिसके रूल्स से ये डरता था, राइट. माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, हिस्ट्री की बुक्स में जितने भी सेंट्स थे उनके बारे में कहानियां उसने पढ़ी हुई हैं. तो हिस्ट्री ऑफ सेंट्स का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें आप देखोगे स्वामी विवेकानंद जी की बातें हो रखी हैं, गांधी जी की बातें हो रखी हैं, भगत सिंह की बातें हो रखी हैं, बहुत अलग उच्च लेवल के जो जितने भी फिलोसोफर्स रहे हैं, जितने भी सेंट्स रहे हैं, उनकी बातें लिखी हुई होती हैं. क्यों लिखी हुई होती है? ताकि हम उनसे इंस्पायर हों, बिकॉज दे हैव लेफ्ट देयर इनडेलिबल लेगेसी ऑन आवर माइंड, right. So in a similar way
फ्रेंच की जो बुक है हिस्ट्री की, उसमें भी फ्रेंच के जितने सेंट्स हैं उनकी कहानियां लिखी हुई हैं, जिसको पढ़कर इसे बोरियत फील होता था। और ये सेंट्स की कहानियां इसलिए होती हैं बच्चों बुक्स में, ताकि हम लोग अपने नेशन से प्यार करें, लगाव करें कि जो लोग हैं वो हमारे देश के लिए क्या क्या करके गए हैं और हमें भी वो मुकाम हासिल करना है। तो यहाँ पर वो कहता है कि वो बुक्स मुझे न्यूसेंस लगती थी, मुझे ग्रामर से डर लगता था, मुझे बुक्स को स्कूल लेकर जाना पसंद नहीं था, मुझे हिस्ट्री की बुक्स पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें सेंट्स वगैरह की कहानियां थी। लेकिन अब ये सारी चीजें मुझे ओल्ड फ्रेंड्स एंड दैट वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मतलब ये सारी चीजें अब मुझे वैल्यूएबल लग रही हैं। वो कह रहा है कि क्या ये सारी चीजें अब मेरी वो पुरानी दोस्त हो जाएंगी जिससे मैं शायद कभी गिव अप ना कर पाऊं। तो यहां पर जैसे उसको ये पता चलता है ना दैट टुडे वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, एकदम से उसके दिमाग में अपनी कल्चर, हेरिटेज एंड एवरीथिंग केम इनटू हिज माइंड। इसको लगता है कि यार ये जो मेरा नेशन है, ये मेरा है, ये मेरी प्राइड है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मुझे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर दूंगा। इस तरीके की चीजें वो यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। एंड मिस्टर एमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो वो कह रहा है कि जैसे ही मुझे ये भी पता चलता है कि मिस्टर एमिल अब हमें कल से पढ़ाने नहीं आएंगे, वो ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चले जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, मिस्टर एमिल का डिस्ट्रिक्ट छोड़ना किस चीज का सिंबोलिज्म है? लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को इंपोज कर लेती है, उसे कॉन्फिस्केट कर लेती है, तो उस टाइम पर उस जो कंट्री सब्जुगेट हुई है उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं। तो वो कह रहा है कि अब मैं मिस्टर एमिल को नहीं देख पाऊंगा, और ये बात सोचकर कि मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा, मैं ये भूल जाता हूं कि वो कितने क्रैंकी थे और उनके पास जो रूलर है उससे हमें कितना डर लगता था। तो यहां पर वो हर चीज के ऊपर रिग्रेट कर रहा है। पुअर मैन, यहां पर देखो जैसे वो रैचेस है ना, ये उसने किसके लिए यूज किया था? जैसे मैंने बताया प्रूशियन पीपल के लिए। यहां ये पुअर मैन किसके लिए यूज कर रहा है? मिस्टर एमिल के लिए। पुअर मैन वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि आज वो लास्ट डे पढ़ाने आए हैं, अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं। एंड वन मोर थिंग, वो मिस्टर एमिल जो है ना, वो लास्ट डे भी उनको बहुत ही पेशेंटली पढ़ा रहे थे। वो चाहते तो ना पढ़ाते, ये सोचकर कि वैसे तो आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज इनको पढ़ाई नहीं जाएगी, राइट, लेकिन फिर भी वो आज के दिन आए हैं पढ़ाने इन लोगों को, तो इसलिए उसने रेफर किया है पुअर मैन। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टैंड नाउ व्हाट ही सेज, कि अब उसे बुरा लग रहा है कि यार सिर्फ और सिर्फ आज के दिन पढ़ाने के लिए वो इतने अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, जस्ट टू सेलिब्रेट दिस डे, कि कोई नहीं, अगर लास्ट डे है लेकिन एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जब मुझे मौका मिल रहा है पढ़ाने का तो मैं पढ़ाऊंगा। वो उससे आए थे बच्चों को पढ़ाने। Now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room। अब वो कहता है कि मुझे अब समझ में आया कि जो बैक बेंचेस हैं उस पर ये ओल्ड विलेज पीपल क्यों बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too, they had not gone to school anymore। It was their way of thanking our master for 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। अब यहां पर वो क्या बोल रहे हैं? फ्रांस कह रहे हैं कि अब मुझे समझ में आता है ये लोग पीछे बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? तो पहला रीजन वो कहते हैं कि वो भी रिग्रेट फील कर रहे हैं फ्रांस की तरह। दूसरा कि वो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कभी भी अपनी लैंग्वेज को, अपनी आइडेंटिटी को सीरियस नहीं लिया। एंड तीसरा, वो इसलिए बैठे हुए हैं ताकि वो मिस्टर एमिल के फेथफुल सर्विस को, जो कि उन्होंने 40 साल से ये सर्विस दी है, उसको थैंक्स करने के लिए। यहां पर चिल्ड्रन आपको 2-4 चीजें ध्यान रखनी है, मैं बताती जाऊंगी जो है। एक तो ये है कि मिस्टर एमिल वहां पर 40 ईयर्स से पढ़ा रहे थे, राइट, तो लगातार वो उन लोगों को पढ़ा रहे थे जो रिलक्टेंट थे। ये चीज बड़ी ध्यान से आपने सुननी है। इस तरीके का
कुछ आपको सीबीएसई में भी देखने को मिल जाएगा। मैंने रिलक्टेंट क्यों बोला, मैं बताऊंगी अभी। रिलक्टेंट का मतलब वो होता है जो कुछ ना करना चाहते हो, कुछ जैसे कि सपोज करो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो नहीं चाहेंगे ये वीडियो इतनी बड़ी डिटेल में पढूं, तो वो रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब उनका मन नहीं है पढ़ने का, राइट। तो रिलक्टेंट का मतलब जो कुछ करने का ना मन हो। तो जितने भी अल्सेज के लोग थे वो रिलक्टेंट थे टू लर्न देयर लैंग्वेज, राइट। तो मिस्टर एमएल ये जानते हुए कि यहाँ के लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते, अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं एंड ना ही अपनी लैंग्वेज को ढंग से सीखना चाहते हैं, फिर भी वो पिछले 40 सालों से अपनी सर्विस, मतलब उनको पढ़ाते आ रहे थे, सर्विस देते आ रहे थे, पढ़ाते आ रहे थे। तो इसीलिए इनको फेथफुल सर्विस रेंडर बोला गया है। फेथफुल सर्विस रेंडर का मतलब कि बिना सोचे समझे अपनी और बिना किसी बेनिफिट के आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते जाएं किसी को। तो वो पिछले 40 सालों से फेथफुल तरीके से उन लोगों को, उन रिलक्टेंट लोगों को पढ़ाते आ रहे थे जो उनसे पढ़ना भी नहीं चाहते थे, जो अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस भी नहीं जानते थे। And of showing their respect, and why these villagers were sitting at the back, to show the respect towards their कंट्री। और ये दिखाने के लिए वो सब यूनाइटेड हैं। किसको दिखाने के लिए? प्रूशियन सोल्जर्स को, क्योंकि प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो अब टेक ओवर कर चुके थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear without one mistake. But I got mixed up on the very first word, stood there holding on to my desk, my heart beating, not daring to look up. यहाँ पर वो सिनेरियो बताया कि जैसे ही मिस्टर एमएल, किसका नाम बुलाते हैं? फ्रांस का। क्यों? क्योंकि मिस्टर एमएल जो है अब कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे फ्रांस से। तो यहां पर फ्रांस कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था कि यार ये लोग यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, विलेजर पीपल जो है फेथफुल जो सर्विस मिस्टर एमएल देते आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें वो सोच रहा था। इतने में उसको अपना नाम सुनाई देता है एंड मिस्टर एमएल जो है कहते हैं फ्रांस को कि पार्टिसिपल्स के रूल्स को सुनाओ। लेकिन उसको तो पार्टिसिपल्स के रूल्स आते नहीं थे। तो वो कह रहा है कि मैं क्या ना कर दूं, उस दिन मेरा मतलब अभी वो रिग्रेट कर रहा है कि काश उसे सारे के सारे रूल्स याद होते बिना किसी मिस्टेक के, काश वो क्लियर बोल पाता। लेकिन जैसे उसने फर्स्ट वर्ड बोला वो चुप खड़ा हो गया एंड उसने सब खराब कर दिया, मतलब वो मिक्सअप कर दिया वर्ड्स को। उसे पता भी नहीं था फर्स्ट वर्ड ऑफ द पार्टिसिपल, सो वो ढंग से कुछ बोल नहीं पाया। अब उसको बहुत बुरा लग रहा था ये सारी चीजें सोचकर दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो अब उसने अपनी डेस्क को पकड़ा, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मिस्टर एमएल से नजरें मिला पाए और उसकी हार्ट बीट कर रही थी। आई हर्ड मिस्टर एमएल से टू मी, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves that I have got plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर जो है वो रियलाइज करा रहे हैं मिस्टर एमएल कि किस तरीके से इन लोगों की मिस्टेक थी। तो जब यहाँ पर फ्रांस जो है हमें सिनेरियो बता रहा है कि उसको काफी शर्म आई और उसने जो है सर उठाकर देखा भी नहीं मिस्टर एमएल को, तो मिस्टर एमएल ने इस टाइम पर डांटा नहीं। मिस्टर एमएल ने क्या कहा? मैं तुमको डांटूंगा नहीं फ्रांस, नहीं डांटूंगा, मुझे पता है तुमको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन देखो हम कहाँ आ गए हैं। हम डेली ये बोलते हैं अपने आप से कि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा ये क्या है? वाह, इट मीन्स व्हाट? हम ऐसे करते हैं ना, बहुत टाइम है हमारे पास, अरे बहुत टाइम है हमारे पास। उस सेंस में वो कह रहे हैं कि हम एक केयरलेस एटीट्यूड शो करके कहते हैं अरे बहुत टाइम है यार, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम यही सोचते रहते हैं ना, हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल पढ़ लेंगे, कल याद कर लेंगे चीजें। लेकिन लिटिल फ्रांस देखो आज हम कहाँ आ गए हैं। आज हम एक ऐसे दिन पर आ गए हैं जब सारी अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई हैं? बिल्कुल खत्म हो गई हैं। आज वो दिन आ गया है कि आपको कल ही नहीं मिलेगा। मतलब आप बोलते रहते हो ना कि हमें कल पढ़ लेंगे, कल, वो कल आपका किसी ने छीन लिया है। किसने छीन लिया? प्रूशियन पीपल ने। फिर आगे वो क्या कहते हैं? दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेज,
she puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We all have great deal of reproach ourselves with. What a fantastic line he's saying. So यहाँ पर वो realize करा रहे हैं फ्रांस को भी और एल्सेज में रहने वाले लोगों को भी। मिस्टर एमएल कहते हैं कि यही तो प्रॉब्लम है एल्सेज में रहने वाले लोगों की। ग्रेट ट्रबल मतलब यहां पर कि इनकी यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं शी पुट्स ऑफ, शी यहां पर एल्सेज के लिए एंड एल्सेज के लोगों के लिए यूज किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग एल्सेज में रहते हैं वो हर एक चीज को कल पर टाल देते हैं। सब लोग कहेंगे अरे कल कर लेंगे, बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, बहुत टाइम है। फिर यहां पर जो है मिस्टर एमएल कहते हैं तुम्हारी इस आदत की वजह से जो तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस वजह से जितने भी ये फेलोज हैं, अब दोज कौन है? प्रूशियन पीपल। फेलोज मतलब लोग प्रूशिया के रहने वाले। तो कह रहे हैं कि प्रूशिया के जितने लोग हैं और जो आर्मी यहां आई है, इन सबको तुमने एक अधिकार, एक मौका दे दिया ये कहने का हम लोगों को कि अरे तुम लोग तो प्रिटेंड करते हो फ्रेंच मैन होने का, तुम लोगों को अपनी लैंग्वेज ना बोलनी आती है, ना लिखनी आती है, ना पढ़नी आती है, तुम किस तरीके के फ्रेंच मैन हो। यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी पर, हमारी यूनिटी पर और हमारे नेशन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ आए, अगर हमें अपनी ही लैंग्वेज बोलनी लिखनी ढंग से नहीं आती है तो वो हम पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि तुमको अपनी लैंग्वेज भी नहीं लिखनी आती है तो तुम क्या इंडियन करते हो। इन अ सिमिलर वो कह रहे हैं कि वो जो जितने भी प्रूशियन पीपल हैं उनको ये राइट मिल गया बोलने का कि तुम लोग फ्रेंच मैन होने का प्रिटेंड करते हो, एक मतलब दिखावा करते हो, शो ऑफ करते हो। अगर तुमको अपनी लैंग्वेज तुमको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है बोलनी लिखनी पढ़नी, तो तुम किस तरीके के पैट्रियोट हो, किस तरीके के तुम फ्रेंच मैन हो, राइट। एंड देन ही सेज बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। मतलब तुम इतना बुरा मत मानो, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि इन सब में हमारी गलती भी है। रिप्रोच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ब्लेम। वो कह रहे हैं कि हम सब की गलती है, ये ब्लेम हम सब पर जाता है, सिर्फ तुम पर एल्सेज में रहने वाले हर लोगों पर मैं ये ब्लेम डालता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। साथ साथ वो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स भी, उन पर भी ब्लेम जाता है, वो कभी सीरियस ही नहीं थे। तुम सीखो, पढ़ो, लिखो, स्कूल टाइम पर आओ, तुम्हारे पेरेंट्स सीरियस नहीं थे। इनफैक्ट तुम्हारे पेरेंट्स ये प्रेफर करते थे कि तुमको स्कूल भेजने की बजाय कभी कभी फार्म पर भेज देते थे ताकि तुम काम करके लाओ, तुम मिल्स में काम कर लो और कुछ पैसा कमा कर लाओ, राइट। तो पैसा कमाने के चक्कर में वो तुमको स्कूल नहीं, कई बार फार्म्स एंड मिल्स भेज दिया करते थे। एंड तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं, आई हैव टू बी ब्लेम ऑल्सो। दैट मीन्स वो कहते हैं मैं तुम पर गलती नहीं डाल रहा हूं, जितने भी लोग एल्सेज में रह रहे हैं उन सब पर मैं ब्लेम करता हूं, जिसमें कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। कहते हैं फ्रांस को तुम्हारी तो गलती है ही, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। कह रहे हैं कि मेरी भी गलती है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? वो कह रहे हैं कि मैं भी कई बार तुम लोगों के साथ क्या करता था, तुम लोगों को भेज दिया करता था अपने जो है फ्लावर्स में पानी देने के लिए। Rather than teaching you, I have also wasted your time. I also did not take my teaching seriously. That's what he is blaming. He is putting a blame on himself. And when I wanted to go to fishing, did I not give you the holiday? Now वो कहते हैं कि और कई बार मैं ऐसे भी करता था, तुमको बिना बात की छुट्टियां दे देता था बच्चों को। जैसे मुझे अगर कभी फिशिंग जाना है, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है, तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी भी गलती है, शायद मैंने भी तुम लोगों को पेशेंटली नहीं पढ़ाया या फिर मैंने भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया तुम लोगों को।
तो यहां पर वो हर एक इंसान पर ब्लेम कर रहे हैं। पर वो ब्लेम कर क्यों रहे हैं चिल्ड्रन? वो इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि अब उनसे ये चीज टॉलरेट नहीं हो रही है कि यार वो इतने दिनों से इन लोगों को बोल रहे थे कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, बट नोबडी वॉज पेइंग अटेंशन। Then from one thing to another, Mr. ML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language. फिर ऐसा बोलते बोलते जो मिस्टर एमएल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में आगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। आप अगर यहां पर देखोगे ना तो यहां पर आपको मैप में आराम से दिख जाएगा। आई होप इट इज विजिबल, बिकॉज मुझे तो इतनी पास से कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। आप अभी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर एल्सेस लोरेन है, राइट? फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा इस मैप में। चलो नेक्स्ट, नाउ ही सेज व्हाट, दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। Why? Because it is so clear, it is so logical, and we must guard it among us and never forget it. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Now what he says कि हमारी जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। यहां पर इस चैप्टर में मिस्टर एमएल इज टॉकिंग अबाउट हिज लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, बट अल्फोंस डोडे यहां पर एक चीज सिंबलाइज कर रहे हैं कि ये हर कंट्री के बारे में बात करना चाहते हैं कि इट्स नॉट ओनली फ्रेंच लैंग्वेज। इनफैक्ट हर लैंग्वेज जो है वो कैसी होती है, क्लियर, लॉजिकल होती है, और हमें उसको हमेशा गार्ड करना चाहिए। तो यहां पर मिस्टर एमएल कहते हैं हमें अपनी लैंग्वेज को गार्ड मतलब सेफ रखना चाहिए, प्रिजर्व रखना चाहिए, एंड हमें कभी अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं कि बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, अगर किसी को गुलाम बना लिया जाता है और अगर उसके पास अपनी लैंग्वेज है उसके हाथ में, तो उसको कोई भी प्रिजन के अंदर नहीं डाल सकता, और अगर डालने की कोशिश करेगा दैट मीन्स दे हैव द की टू कम आउट ऑफ द प्रिजन। दैट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि अगर सबको अपनी लैंग्वेज आती है तो यूनिटी प्लेज अ स्ट्रॉन्गर रोल, और जिसके पास यूनिटी है उनको कोई भी प्रिजन में नहीं डाल सकता। कहने का मतलब है हमें, हमारे पास हमारी लैंग्वेज है ना, हमारे पास हमारी आइडेंटिटी है, हमें कोई सब्जुगेट नहीं कर सकता, कोई हमें प्रिजन में डाल सकता है। इफ दे वुड ट्राई टू डू सो, वी हैव द आइडेंटिटी, वी हैव द यूनिटी, एंड देन वी कैन कम आउट ऑफ द प्रिजन ऑल टुगेदर। जैसे कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की मिलके एंड उनको यहां से भगाया, राइट? दिस वे ही इज मोटिवेटिंग एवरीबडी। बट एक चीज चिल्ड्रन यहां ध्यान रखना कि आज तो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, कल से तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फिर क्यों ये इतना बोल रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को पढ़ाओ, अपनी लैंग्वेज को बचाओ? एक्चुअली यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये यहां पर लास्ट यही लेसन वो देके जाना चाहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारी लैंग्वेज है एंड यू हैव टू हैव अ फास्ट होल्ड ऑन टू इट। दैट मीन्स तुम्हारे पास अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। आज नहीं तो कल तुम्हारे पास इस प्रिजन की चाबी मिल जाएगी। दैट मीन्स कि प्रूशिया ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कैप्चर किया हुआ है, और अगर ये लोग अपनी लैंग्वेज को अपने पास रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, आगे आने वाली जनरेशन को भी बताएंगे कि हमारी लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है, एक ना एक दिन वो इस प्रिजन से निकल जाएंगे, मतलब वो प्रूशियन लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। Then he opened a grammar and read us our lesson. अब मिस्टर एमएल ने क्या करा, ग्रामर का एक चैप्टर निकाला जो कि था पार्टिसिपल्स का चैप्टर, और उनको पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. Now he says what? कि मैं ग्रामर से इतना डरा करता था। कौन बोल रहा है ये बात? फ्रांस। कि मैं तो ग्रामर से इतना डरा करता था यार, उस दिन तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे ग्रामर का सब कुछ चीज अच्छे से समझ आ गया, पार्टिसिपल्स के रूल्स मुझे बहुत ही इजी लगे। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। अब वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने ही ध्यान से नहीं सुना था। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मैंने ही ध्यान से नहीं सुना था किस चीज को? मिस्टर एमएल के लेसन्स को।
अगर उसने ध्यान से सुना होता तो सारी चीजें उसको इजी लगती जैसे आज उसको लगी। फिर वो एक और चीज कहता है फ्रांस, वो कहता है शायद मिस्टर एमएल ने भी इतना पेशेंटली कभी नहीं पढ़ा है जितना पेशेंटली वो आज पढ़ा रहे हैं, वरना तो हर बार उनको गुस्सा आता और वो किसको स्ट्राइक करते, टेबल को, किसके साथ, अपने रूलर के साथ, राइट। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put in all into our heads at one stroke. अब वो क्या कह रहे हैं कि मिस्टर एमएल उस दिन इतना पेशेंटली, इतना आराम से, इतना ध्यान से पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो कि जाने से पहले वो एक साथ हमारे दिमाग में एक स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक मतलब एक साथ हमारे दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन फिट करना चाहते थे, सारी नॉलेज फिट करना चाहते थे। हमने क्या देखा था कि अभी वो उनको जो है वो पढ़ा रहे थे, पार्टिसिपल्स के उन्होंने वो पूछे थे, रूल्स पूछे थे, राइट। तो उन्होंने पार्टिसिपल्स पढ़ाया। अब ग्रामर के बाद वो राइटिंग सेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो पहला ग्रामर, दूसरा राइटिंग सेक्शन और तीसरा हम देखेंगे हिस्ट्री पढ़ाएंगे। वो 3 चीजें पढ़ाते हैं इस लास्ट डे वाले दिन, ध्यान रखना ये चीजें। तो ग्रामर के बाद क्या होता है, इट वॉज द टाइम फॉर द राइटिंग सेक्शन। That day Mr. Amel had new copies for all of us written in beautiful round hand France Alsace। तो वो कह रहे हैं कि मिस्टर एमएल ने ना हम सबको नई कॉपीज दी और उन कॉपीज के ऊपर क्या लिखा हुआ था, कर्सिव राइटिंग में, राउंड हैंड का मतलब कर्सिव राइटिंग में फ्रांस एल्सेज ये लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था, टू इवोक पेट्रियोटिज्म इन द स्टूडेंट्स एज वेल एज इन द विलेजर्स। तो इन्होंने फ्रांस एल्सेज इसलिए लिखा हुआ था ताकि एक पेट्रियोटिक जो फीलिंग है वो इवोक कर पाए मिस्टर एमएल इन लोगों में, जो कि आज तक हमेशा रिलक्टेंट रहे। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work, how quiet it was. अब वो कह रहे हैं कि स्कूल में जब हम सब लोगों को उन्होंने कॉपीज दी, उनके ऊपर जब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ था, ऐसे लग रहा था मानो कि बुक्स नहीं बल्कि क्लास में फ्लैग्स फ्लोट हो रहे हो। जब उन्होंने सबको वो दी ना बुक्स, ऐसे लग रहा था मानो कि जो फ्लैग्स है ना, उनका जो झंडा है वो लहरा रहा हो। अब यहाँ पर क्या लिटरली में फ्लैग था, नहीं, यहाँ पर इन बुक्स को बोला गया है कि वो लग रहा था जैसे फ्लैग हो। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एल्सेज लॉरेन और ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। एंड हर एक डेस्क पर लग रहा था कि जैसे ये फ्लैग क्या कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो। You ought to have seen how everyone set to work and सब लोग चुपचाप अपने काम के लिए बैठ गए। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। अब वो कह रहे हैं कि इतनी शांति थी ना क्लास में कि जब बच्चे लिख रहे थे ना, राइटिंग सेक्शन में जब वो लिख रहे थे, उनके पेन तक की आवाज सुनाई दे रही थी, इतनी शांति थी। इनफैक्ट वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट nobody paid any attention to them, not even the littlest one। अब वो कह रहे हैं कि इनफैक्ट क्लासरूम के अंदर ना कुछ बीटल्स आई जिससे हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाया करते थे, बट उस दिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि कौन सी बीटल अंदर उड़कर आ गई है, कुछ नहीं, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks? Now who worked? Who मतलब यहाँ किसके लिए है? People of Alsace। तो यहां पर बोला गया कि क्लासरूम में जितने भी लोग बैठे हुए थे, जब वो लिख रहे थे तो वो किस चीज को लिख रहे थे, वो कुछ लिख रहे थे जो भी मिस्टर एमएल ने दिया, तो उसको ट्रेस कर रहे थे, ट्रेसिंग देयर फिश हुक। अब यहां पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, वेट अ मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखी गई है। देखो जब वो कुछ लिख रहे थे, ठीक है, जब वो कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, वो इतने ज्यादा मगन थे उस चीज को लिखने में कि उनको कुछ भी नहीं पता चला कि कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, कोई बीटल आई नहीं आई। In fact, they were so quiet that the scratch, the sound of the pen could be heard, and they were right on tracking their fish hooks। अब इसका मतलब क्या है? देखो, फिश हुक एक वो हुक होता है जिसमें फिश को पकड़ा जाता है। क्या किया जाता है? कैप्चर किया जाता है।
अगर जब भी हम फिश हुक्स की बात करते हैं तो हुक्स में जो फिश है वो क्या हो जाती है, कैप्चर हो जाती है, पकड़ी जाती है। तो यहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे फिश हुक्स की तरह लिख रहे थे जैसे कि मानो वो अपनी लैंग्वेज को कैप्चर करना चाहते हैं, वो इस तरीके से ट्रेस कर रहे थे, मतलब इस तरीके से वो लोग लिख रहे थे, राउंड राउंड राइटिंग में। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो यहां पर इसीलिए फिश हुक्स वर्ड यूज हुआ है कि जैसे एक हुक में फिश को कैप्चर किया जाता है, उसी तरीके से जितने भी बच्चे, जितने भी विलेजर्स जो लिख रहे थे वो बिजी थे, दे डिड नॉट पे अटेंशन टू एनीबडी। इनफैक्ट वो इतने बिजी थे राइटिंग को लिखने में, ट्रेस मतलब इन राइटिंग, सो दैट दे कैन कैप्चर देयर लैंग्वेज, दे कैन कैप्चर दिस मोमेंट। ओके, एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और ऐसे जैसे कि वो किसको कैप्चर कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज को। On the roof, the pigeons cooed very low. I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons? यहां पर अगर आप देखो तो वो छोटा सा बच्चा फिलोसोफर भी बन गया। देखो उसके दिमाग में क्या आता है, वो कहता है कि रूफ पर, छत पर ना कुछ पिजन्स बैठे थे जो कि अपनी आवाज निकाल रहे थे, दो कू कू में, बड़ी धीमी धीमी आवाज में वो सिंग कर रहे थे, वो गा रहे थे, वो बोल रहे थे। ठीक है, अब वो फ्रांस सोच रहा है अपने मन में, फिलोसोफर बना हुआ है। ठीक है, वो कहता है कि मेरे तो दिमाग में सबसे पहले ये आया कि क्या ये जर्मन लोग पिजन्स को आके भी कहेंगे कि तुम लोग फ्रेंच लैंग्वेज में कू मत करो, तुम जर्मन लैंग्वेज में कू करो, मतलब फ्रेंच में मत बोलो, तुम अपनी आवाज किस में निकालो, जर्मन में। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है, यहां पर फ्रांस कहना चाहते हैं कि जैसे पिजन्स की अपनी एक लैंग्वेज है, दे कैन नॉट कू इन अनदर लैंग्वेज, सिमिलर वे, मतलब अनदर लैंग्वेज का मतलब है अगर पिजन अमेरिका में बैठा है और वही आकर इंडिया में आ जाए, क्या वो इंडियन लैंग्वेज में कू निकालेगा अपनी आवाज को? नहीं, उसकी साउंड वही की वही होगी जो उसकी ओरिजिनल है, राइट। तो यहां पर फ्रांस भी यही कहना चाहते हैं, यार हमारी मदर टंग, हमारी ओरिजिनल भाषा है, हम इसको चेंज करके जर्मन लैंग्वेज में कैसे बोले और जर्मन लैंग्वेज को कैसे सीखें, इट्स सो डिफिकल्ट। एंड देन वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि हर एक की अपनी एक भाषा होती है, उसकी वो आइडेंटिटी होती है। पिजन की अपनी आइडेंटिटी उसकी भाषा से है, उसकी लैंग्वेज से है। तो जिस तरीके से पिजन अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकता, तो हाउ कैन जर्मन पीपल एक्सपेक्ट अस to leave our language? ठीक है, next. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. ML sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room. अब वो कह रहे हैं कि जब मैं लिखता लिखता ऊपर देखा मिस्टर एमएल को, मिस्टर एमएल ना एकदम मोशनलेस, वो कोई हलचल नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए अपनी चेयर पे हर एक को गेज कर रहे थे, हर चीज को, हर इंसान को, दीवारों को, पंखे को, पेड़ पौधे को, अपने गार्डन को, अपने स्कूल को मिस्टर एमएल ध्यान से देख रहे थे। कभी एक चीज, कभी दूसरी चीज, उसको गेज कर रहे थे। गेज का मतलब लुकिंग एट समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब थोड़ी ज्यादा देर के लिए किसी चीज को स्टेयर करना। वो ऐसे देख रहे थे मानो कि आज वो अपने माइंड में हर चीज की इमेज फिक्स करना चाहते हैं। छोटी छोटी चीजें जो स्कूल की हैं उसकी इमेज को वो ध्यान में रखना चाहते हैं अपने माइंड में। फैंसी, For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his classroom in front of him. वो कहते हैं कि क्यों ना हो, obviously इन्होंने 40 साल यहाँ दिए हैं और 40 साल से ये सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं and it is very difficult for him to leave the place. That's why he is looking at each minute detail so that he can capture everything in his mind. Just like that, only the desks, benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इतने सालों से वो इन डेस्क बेंचेस को 40 सालों से देखते आ रहे हैं, जो कि अब इतने लोगों ने यूज कर लिए इतने पिछले 40 सालों से कि अब वो बिल्कुल वॉर्न आउट, स्मूथ हो चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं। एंड इनका गार्डन में एक
जो छोटा सा गार्डन है उसमें पेड़ लगे हुए हैं वो भी बड़े हो गए हैं, जो इन्होंने 40 सालों में उनको बढ़ते हुए देखा है। होप वाइन जो कि बेल सी होती है ना, जो ऊपर ऐसे विंडो से फिर रूफ पर चली जाती है, इस तरीके का पेड़ पौधे की वो बात करें कि वो पेड़ जो हैं वो विंडो से रूफ तक जा चुके हैं। इन्होंने ये सारी चीजें अपने आगे होते हुए देखी हैं। ऑब्वियसली इनका दिल तो टूटेगा, क्यों? क्योंकि इनको कल ये कंट्री छोड़कर जानी है। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, जो लिटिल गार्डन है वहीं पर स्कूल भी है और मिस्टर एमएल वहां रहते भी हैं और अपनी सिस्टर के साथ रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पुअर मैन, मतलब अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है फ्रांस को। पहले तो उसको वो क्रैंकी लगते थे अपने टीचर, अब उसको वो पुअर मैन लग रहा है और कह रहे हैं कि उनके सिस्टर जो है वो सारी चीजें पैक कर रही है ट्रंक में, ट्रंक मतलब बॉक्सेस में, एंड इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज heart because he had been here since 40 years and he had seen everything, right? अब आगे क्या होता है, वो कहते हैं कि अब था हमारा हिस्ट्री का लेसन, but he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing we had a lesson in history. अब वो कहते हैं कि इतना होने के बाद भी कि कल उनको ये देश छोड़कर जाना है, स्टिल वो अपना करेज दिखा रहे थे, अपना पेशेंस दिखा रहे थे। एंड मिस्टर एमएल ने अब हमें हिस्ट्री का लेसन पढ़ने के लिए कहा। देन द बेबीज चैंटेड, बेबीज का मतलब ये सभी लोगों को फ्रेंच अच्छे से बोलनी लिखनी नहीं आती थी, एंड इट वॉज देयर फर्स्ट डे टू बी इन द स्कूल। कहने को तो वो बहुत टाइम से स्कूल आ रहे हैं, लेकिन आज वो एक्चुअली स्कूल को स्कूल समझ रहे हैं, मतलब सब ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बेबीज वर्ड यहां लिखा गया है। कह रहे हैं कि देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बू समथिंग लाइक दैट। तो वो कह रहे हैं कि उनको ढंग से बोलना पढ़ना लिखना तो किसी को आता नहीं था, तो वो लोग कुछ कुछ बोले जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे हर लोग। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in both hands spelled the letter with them. अब यहाँ क्या बताया गया कि ओल्ड होजर जिसने बुक को ऐसे खुला रखा हुआ था, अपने स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे, अब वो स्पेक्टिकल्स उठाकर लगाते हैं एंड वो अपनी प्राइमर को दोनों हाथों में लेकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। यू कुड सी दैट हाउ ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। सो यहाँ पर दो इमोशन है। वो कह रहे हैं कि जब मिस्टर एमएल पढ़ रहे थे ना, तो वो रोते रोते पढ़ रहे थे, तो उनकी आवाज ट्रेम्बल कर रही थी और आवाज इतनी फनी लग रही थी रोते रोते जब वो पढ़ रहे थे कि हम सब लोगों को हंसी भी आ रही थी और हम सब लोग रो भी रहे थे। हंसी क्यों आ रही थी? क्योंकि वो मोमेंट बहुत फनी हो गया था। रो क्यों रहे थे? क्योंकि अब से वो अपनी लैंग्वेज को मिस करेंगे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट वॉज लास्ट लेसन। अब वो कहते हैं कि ये लास्ट लेसन को वो कभी नहीं भूलेंगे बिकॉज इट वॉज सच अ मेमोरेबल डे। At once the church clock struck 12. अब जो चर्च में जो क्लॉक होती है ना, उसमें जब 12 बजते हैं तो एकदम से एक प्रेयर शुरू हो जाती है, और क्या होता है, उस प्रेयर को एंग्लिश प्रेयर कहते हैं। तो एक प्रेयर शुरू हो जाती है और एक घंटी बजती है, ठीक है। तो 12 बज गए। एट द सेम टाइम द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। अब वो कह रहे हैं कि अब 12 बज गए थे, ये टाइम था नेक्स्ट दिन की शुरुआत का। दैट मीन्स कि अब जैसे ही क्लॉक मतलब 12 पर स्ट्रक होती है, आवाज निकलती है उसकी, मतलब यू नो देयर इज अ साउंड दैट कम्स व्हेन इट इज 12 o'clock आउट देयर इन द चर्च, और प्रेयर बजने लगती है। सो अब प्रूशियन पीपल जो है वो अपनी ट्रम्पेट्स के साथ बीट बजाते हुए आ रहे थे। ट्रम्पेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? सिंबोलिज्म ऑफ विक्ट्री। किसकी विक्ट्री? प्रूशियन पीपल की विक्ट्री। और ये एक तरीके से फ्रेंच लोगों को एक साइन दे रहा था कि भाई अब से फ्रेंच लैंग्वेज बंद करो, अब हम लोग आ गए हैं, अब हमारी लैंग्वेज तुम लोगों को सीखनी है। तो अब क्या हुआ कि जितने भी प्रूशियंस थे वो ड्रिल करके, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज करके जब आ रहे थे तो वो ट्रम्पेट बजाते हुए आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और विंडोज से फ्रांस को और सब लोगों को, मिस्टर एमएल को, विलेजर्स को, सबको आवाज सुनाई दी कि अब प्रूशियन सोल्जर्स आ चुके हैं। नाउ इट इज द टाइम व्हेन दे वर सपोज्ड टू एंड देयर फ्रेंच लेसन। मिस्टर एमएल स्टूड अप। अब मिस्टर एमएल खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनका जो डे था वो खत्म हो गया। वेरी पेल, वो बहुत कलरलेस थे। यहां पर कलरलेस का मतलब ही वॉज वेरी सैड। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मतलब वो ऐसे खड़े हुए कि उस दिन ना वो बड़े टॉल लग रहे थे। टॉल का मतलब यहां पर क्या है? प्राउड। जैसे कि हम जब अपना नेशनल एंथम गाते हैं तो हम स्लाउची नहीं खड़े होते, हम बिल्कुल ऐसे एकदम सीना तान के खड़े होते हैं, राइट। तो हम ना
अगर हमारी इतनी हाइट और जब हम सीना तान के खड़े होते तो हम इतने लंबे दिखते हैं, राइट। तो इस तरीके से कह रहे थे कि मिस्टर एमएल उस दिन सैड थे बट उनके फेस पर एक प्राइड था। माई फ्रेंड्स आई but something choked him and he couldn't go on. Mr. Abel wanted to say many things but he couldn't say anything after this line, my friends I. Then he turned to blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might wrote in large letter Vive la France. What do you mean by that? He says that कि Mr. Emil wanted to say something but he couldn't say. Now what happened? मिस्टर एमएल ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं, एक पीस ऑफ चौक उठाते हैं एंड जितनी भी उनमें स्ट्रेंथ बची हुई है, बेयरिंग मतलब वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, स्ट्रेंथ थी, वो उन स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बेयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। देन ही राइट्स व्हाट, विव ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, एंड ही स्टॉप्ड and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go now. That means what? अब वो कुछ बोलते नहीं है, वो जाते हैं, लिख कर long live France as large as he could, he wrote that and then he put his head against the wall, against the the board, and then वो class को ऐसे ऐसे gesture कर देते हैं, that this means what? That class is dismissed. राइट, सो ये था हमारा आज का चैप्टर। इफ़ यू लव्ड इट देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपके कोई डाउट हैं तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।